किस शासक से रायपुर कलचुरी शाखा का वंश प्रारंभ होता है ना। तो हम लोग देखे थे कि 1222 ईस्वी से इधर 1480 ईस्वी तक, है ना, ये छत्तीसगढ़ में रतनपुर के कलचुरियों का क्या अंधकार युग डार्केस्ट था ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो इसी अंधकार युग में 1300 ईस्वी में एक ब्रांच निकलेगा, ओके, जिसे क्या कहा गया आपका, रायपुर की लहुरी या कलचुरी शाखा। तो इस शाखा का जो वंश है, वंशावली, वो किससे प्रारंभ होता है ये पूछ रहा है, ब्रह्मदेव, रामचंद्र देव या केशव देव या सिंहड़ देव। तो आंसर आएगा इसका क्या, आपका केशव देव। तो केशव देव से इनकी जो वंशावली है वो क्या होगी, प्रारंभ होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रायपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम राजा कौन था। ओके, तो पहले राजा की बात करें, ब्रह्मदेव, रामचंद्र देव, मोहन सिंह या रघुनाथ सिंह, तो इसमें आंसर आएगा क्या आपका, रामचंद्र देव। कौन, रामचंद्र देव। तो वंशावली केशव देव से प्रारंभ होगी और रायपुर में जो पहला शासक होगा, है ना, रायपुर शाखा का, वो कौन आपका, तो रामचंद्र देव। तो संस्थापक में किसका नाम आएगा, रामचंद्र देव का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा के द्वारा की गई थी, लक्ष्मी देव, हाजीराज देव, रामचंद्र देव या डी इनमें से कोई नहीं। तो शासक में नाम याद रखना किसका, रामचंद्र देव का। रामचंद्र के बेटे का नाम था आपका ब्रह्मदेव राय। क्या नाम था, ब्रह्मदेव राय। तो अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर ही ये क्या करेगा, रायपुर शहर को बसाएगा। कौन, रामचंद्र देव। लेकिन शासन कहां से हो रहा था इनका, खल्लारी से। कहां से, खल्लारी से। ठीक, देखोगे यदि आप तो जो अंधकार युग था 1222 से लेकर 1480 के बीच में, तो कोई भी शासक रतनपुर, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है वहां का। लेकिन केवल और केवल बाबू रेवाराम ना, तो बाबू रेवाराम ने ही उस अंधकार युग में 9 कलचुरी शासकों का नाम बताया है। कितना, 9। ठीक है, उस 9 कलचुरी शासक में, ठीक है, एक शासक होता है आपका कौन, तो जगन्नाथ सिंह देव। कौन, जगन्नाथ सिंह देव। तो जगन्नाथ सिंह देव का ही भतीजा रहता है ना, कौन आपका, तो केशव देव। तो केशव देव से ही वो आएगा आपका रायपुर। उसको क्या गढ़ दिया गया था, रायपुर का गढ़ दिया गया था, उसी से वंशावली प्रारंभ होगी। आगे चल के उसी में ना, उसी वंशावली में शासक कौन होगा आपका, रामचंद्र देव। लेकिन उससे पहले, रामचंद्र देव से पहले ना, ठीक है, जो खल्लारी का गढ़ मिला था, शुरुआत में इनको कौन सा गढ़ मिला था, खल्लारी का। खल्लारी से ये रायपुर शहर, खल्लारी से शासन करेगा कौन आपका, रामचंद्र देव। और खल्लारी का जो गढ़ मिला था वो मिला था किसको, आपका लक्ष्मी देव को। लक्ष्मी देव के बाद सिंहड़ देव, उसके बाद आएगा कौन आपका, रामचंद्र देव। तो शुरुआत में खल्लारी से ही शासन करेगा, फिर अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पे रायपुर शहर बसाएगा और रायपुर क्षेत्र को अपने अधिकार में लेगा, वहां शासन करेगा। क्लियर है। तो पहला शासक वही है रामचंद्र देव, और संस्थापक भी कौन है, तो रामचंद्र देव, रायपुर का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। रायपुर शाखा के शासकों को किस उपाधि से संबोधित किया जाता था, महाराजा, महाराज कुमार राजा या महाराजाधिराज या डी इनमें से कोई नहीं। तो रायपुर के जो कलचुरी थे उनको महाराज कुमार राजा के उपाधि से संबोधित किया जाता था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, किस शासक ने रतनपुर के कलचुरियों से 18 गढ़ों को जीता था। ठीक, लक्ष्मी देव, सिंहड़ देव, रामचंद्र देव या ब्रह्मदेव राय। तो अभी बताया कि जब बंटवारा होगा ना,
तो जगन्नाथ सिंह देव, उसका भतीजा केशव देव, फिर उसके बाद में ये दिख रहा है कौन आपका लक्ष्मी देव। कौन? लक्ष्मी देव। तो इसको जो गढ़ मिला था वो था आपका खल्लारी का। कौन सा? खल्लारी का। ओके, खल्लारी गढ़ किसको? लक्ष्मी देव को। अब टोटल गढ़ कितने थे? तो 36। कितने? 36। अब 36 गढ़ में से एक गढ़ इसको थमा दिए, किसको? लक्ष्मी देव को। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के उसका बेटा कौन? सिंघड़ देव। कौन? सिंघड़ देव। तो सिंघड़ देव क्या करता है, जब ये शासक होगा तो इन 36 गढ़ों में ना, जिसपे किसका अधिकार था? रतनपुर के कलचुरियों का, एक गढ़ इसको दे दिए, है ना। और रायपुर वाला गढ़ किसको दिए थे? केशव देव को। तो ये जब शासक बनेगा कौन? सिंघड़ देव। तो रतनपुर के कलचुरियों से, छत्तीसगढ़ से ना, ये 18 गढ़ को जीत लेता है और शिवनाथ नदी को आधार बना के, किसको? शिवनाथ नदी को। शिवनाथ नदी को आधार बना के, है ना, पूरे गढ़ों को 18 गढ़ों में बांट देता है। तो ऊपर के 18 गढ़ में रतनपुर के कलचुरियों का अधिकार, और दक्षिण, शिवनाथ के दक्षिण में जो 18 गढ़ होंगे उस पर अधिकार किसका होगा? आपका रायपुर के कलचुरियों का। तो 18 गढ़ों को जीतने वाला रतनपुर के कलचुरी से कौन था आपका? तो सिंघड़ देव। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? सिंघड़ देव। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, किस शासक ने रायपुर व खल्लारी दोनों राजधानियों से शासन किया था? ठीक है, तो रायपुर शहर को बसाने वाला कौन? रामचंद्र देव अपने बेटे के नाम पे। उसके बाद उसका बेटा शासक बनेगा कौन? ब्रह्मदेव राय। तो रामचंद्र देव ने रायपुर को बसाया, ओके, किसके नाम पे? अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पे। लेकिन शासन जो राजधानी था वहीं से कर रहा था, कहां से? खल्लारी से। जब ब्रह्मदेव राय शासक बनेगा, ये भी खल्लारी में शासन करेगा। बाद में 1409 में, किसमें? 1409 ईस्वी में वो रायपुर को क्या करेगा? अपनी राजधानी बनाएगा और फिर वहां से शासन करेगा। तो ब्रह्मदेव राय ने खल्लारी से भी शासन किया और आपका कहां से? रायपुर से। तो रायपुर को बसाने वाला रामचंद्र देव, लेकिन उसको राजधानी बनाने वाला 1409 में कौन? आपका ब्रह्मदेव राय। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा इसका? बी। दोनों जगह से आपका क्या किया था? वो शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। देवपाल नामक मोची ने कहां विष्णु मंदिर बनवाया था? ठीक, मल्हार, खल्लारी, पाली या शिवरी नारायण। देवपाल मोची। तो शासक रहता है कौन? ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय। इसी के समय 1415 ईस्वी में, कब? 1415 ईस्वी में देवपाल नामक मोची, है ना, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये क्या होगा? आपका शूद्र होगा। ठीक है, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये क्या था? आपका शूद्र था। तो देवपाल नामक मोची जो शासन किसका चल रहा है? ब्रह्मदेव राय का। उसी के समय 1415 ईस्वी में खल्लारी में, कहां पे? खल्लारी में बनवाता है क्या? आपका विष्णु मंदिर। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा इसका? बी, खल्लारी। और एक चीज याद रखना, ब्रह्मदेव राय का ही बेटा था ना, हाजीराज देव। हाजीराज देव। तो ब्रह्मदेव राय के बेटे हाजीराज देव के द्वारा रायपुर में, कहां पे? रायपुर में। रायपुर में ही हटकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। ओके, तो हटकेश्वर महादेव का मंदिर रायपुर में बनवाने वाला कौन? हाजीराज देव। हाजीराज देव कौन था? तो ब्रह्मदेव राय का बेटा था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। किस शासक ने तुरतुरिया से आए हुए दूधाधारी महाराज को आश्रय दिया था? सामे दत्त सिंह, बलदेव, उमेश सिंह या बनवीर सिंह। तो याद रखना, शासक रहता है कौन? सामे दत्त सिंह। ओके, तो सामे दत्त सिंह ने ही तुरतुरिया से आए जो दूधाधारी महाराज थे उनको
रायपुर में, कहाँ पे? रायपुर में बंद तालाब के पास में रहने के लिए आश्रय प्रदान किया था किसने? तो साम्यदत्त सिंह ने। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? रजबंधा तालाब किसने बनवाया था? ठीक, बलदेव, उमेश सिंह, बनवीर सिंह या डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना शासक था कौन? उमेश सिंह। कौन? उमेश सिंह। तो उमेश सिंह ने रायपुर में, कहां पे? रायपुर में बनवाया था क्या? आपका रजबंधा तालाब। क्या बनवाया था? रजबंधा तालाब। किसने बनवाया था? तो उमेश सिंह ने। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोखो तालाब का निर्माण कहां करवाया गया था? ठीक है, तो खोखो तालाब ना रतनपुर, रायपुर, कोरबा या डीन में से कोई नहीं। तो याद रखना आपका रायपुर। ठीक, रायपुर का कलचुरी शासक बनवीर सिंह। कौन? बनवीर सिंह। बनवीर सिंह का दीवान था। कौन था? दीवान का नाम था आपका रामचंद्र कोका। तो रामचंद्र कोका के द्वारा ही रायपुर में, कहां पे? रायपुर में खोखो तालाब, क्या? खोखो तालाब बनवाया गया। क्लियर है? याद रहेगा। साथ ही साथ बनवीर सिंह में याद रखना, इसने रायपुर में राजा तालाब बनवाया था। क्या बनवाया था? राजा तालाब। ओके, चलिए तो आंसर क्या होगा इसका? भी, रायपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? माखन मिश्र किसका दरबारी कवि था? राज सिंह का, अमर सिंह का, बनवीर सिंह का या डी, इनमें से कोई नहीं। माखन मिश्र तो राज सिंह का दरबारी कवि था ना। कौन? गोपाल मिश्र। कौन? गोपाल मिश्र। राज सिंह के दरबारी कवि कौन थे? गोपाल मिश्र। और गोपाल मिश्र की रचना हम जानते हैं क्या? आपका खूब तमाशा, है ना। इन्हीं के बेटे थे ना, गोपाल मिश्र के ही बेटे कौन? आपका माखन मिश्र। कौन? माखन मिश्र को ही पिंगलाचार्य माखन मिश्र को ही पिंगलाचार्य के नाम से जाना गया। और माखन मिश्र ये किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखना अमर सिंह के। किसके? अमर सिंह। तो रायपुर के कलचुरी शासक कौन? अमर सिंह। अमर सिंह के दरबारी कवि थे ना कौन? आपका माखन मिश्र या पिंगलाचार्य। और इनकी रचना छंद विलास। क्या? छंद विलास। ठीक है। और एक चीज याद रखना, अमर सिंह ये स्वयं भी क्या था? आपका कवि था। क्या था? कवि। तो कौन सा कलचुरी शासक कवि था? तो याद रखना कौन? आपका अमर सिंह। कौन? अमर सिंह। और इसके दरबारी कवि का नाम क्या? माखन मिश्र या पिंगलाचार्य। और इसकी रचना क्या? आपका छंद विलास। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के आरंग ताम्रपत्र को सामाजिक दस्तावेज कहा जाता है? ठीक है, उमेश सिंह, बनवीर सिंह, अमर सिंह या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आरंग का ताम्रपत्र ना ये किसका है आपका? तो अमर सिंह का। किसका? अमर सिंह का। तो अमर सिंह का आरंग ताम्रपत्र, अब इसी को क्या बोला जाता है? सामाजिक दस्तावेज। क्यों बोला जाता है? तो इस ताम्रपत्र में उस समय अमर सिंह के समय चल रहे 4 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। कितने? 4 में एक छीटा, गुंदा, गयारी और मई मोरी। तो ये 4 प्रकार के कर क्या थे? प्रचलित थे।
तो छीटा, इसको बता चुका हूं ना पहले भी, छीटा ये सामान्य विवाह पे लगने वाला कर था। गुंदा, ठीक है, तो ये विधवा विवाह पे लगने वाला कर था। गयारी, परित्यक्ता स्त्री के विवाह पर लगने वाला कर, यानी ऐसी स्त्री जिसको क्या कर दिया गया हो, त्याग दिया गया हो। मैमोरी, तो मृतक की संपत्ति पे लगने वाला कर। तो ये 4 प्रकार के कर प्रचलित थे, जिसको समाप्त करने के लिए अमर सिंह ने नंदू ठाकुर व घासी राय को भेजा था, है ना। तो चूंकि समाज में एक कर प्रचलित थे जिसको बंद करवाया किसके द्वारा, नंदू ठाकुर व घासी राय के द्वारा। किसने, अमर सिंह ने। किसमें उल्लेख मिलता है, आरंग ताम्रपत्र में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सामाजिक दस्तावेज। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, मराठों ने अमर सिंह को कितने परगने दिए थे। ठीक है, तो मराठा कहां से आ गए बोले, तो हम लोग जानते हैं 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। कहां पे, रतनपुर में। शासक कौन था, रघुनाथ सिंह। तो रतनपुर के साथ साथ रायपुर को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेता है, मराठों के अधीन कर देता है। मराठों के अधीन किसने किया था, भास्कर पंत ने। किसको, रतनपुर और रायपुर दोनों को। कब, 1741 में। ओके, तो अंतिम शासक कौन दिख रहा है, अमर सिंह। तो याद रखना, देखो दोनों ना, मराठों के अधीन रायपुर के कलचुरियों में अंतिम शासक अमर सिंह, और यदि ओवरऑल पूछा कि मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक, तो मोहन सिंह, बता चुका हूं। तो रायपुर में मराठों के अधीन रायपुर का अंतिम कलचुरी शासक अमर सिंह। तो 1753 में, कब, 1753 में मराठों ने अमर सिंह को गद्दी से हटाया और रायपुर को मिला दिया किसमें, आपका रतनपुर में, है ना। तो वहीं से संचालित होगा बोले, पहले अलग अलग हो रहा था। तो अमर सिंह को 1753 में मराठों ने गद्दी से हटाया और उसको 3 परगने दिए। कितना, 3 परगनों में एक रायपुर, राजिम और आपका क्या, पाटन। क्या, पाटन। क्लियर है, कितना परगना दिए थे, 3, रायपुर, राजिम और पाटन। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचकुल के प्रमुख को क्या कहा जाता था। ठीक, तो कलचुरी काल में पंचायत को, स्थानीय स्वशासन हेतु जो पंचायत था उसको क्या बोला जाता था, पंचकुल। क्या बोला जाता था, पंचकुल। और पंचकुल में 5 सदस्य होते थे। कितने, 5। तो 5 सदस्य में एक जो था वो प्रमुख होता था और अन्य जो 4 थे वो क्या होते थे, अन्य सदस्य होते थे। तो पंचकुल का जो प्रमुख होता था उसको महत्तम कहते थे। क्या कहते थे, महत्तम, महत्तम। ओके, और जो सदस्य, बाकी के जो 4 सदस्य होते थे उनको महत्तर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महत्तर। तो पंचकुल का प्रमुख क्या कहलाता था, महत्तम। क्या कहलाता था, महत्तम। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 के प्रमुख को क्या कहा जाता था। ठीक, तो कलचुरी काल में संपूर्ण साम्राज्य जो है वो गढ़ में बटा था। किस में बटा था, गढ़ में। और गढ़ जो है ये 12 में बटा था। किस में, 12 में। और 12 जो है ये ग्राम में बटा था। किस में बटा था, ग्राम में। ओके, तो राज्य का प्रमुख तो राजा होगा, है ना। गढ़ का प्रमुख ये दीवान कहलाता था। क्या कहलाता था, दीवान। ठीक, क्या कहलाता था, दीवान। 12 का प्रमुख ये कहलाता था आपका दाऊ। क्या कहलाता था, दाऊ। और ग्राम का जो प्रमुख था ये कहलाता था आपका गौटिया। क्या कहलाता था, गौटिया। क्लियर है। तो 12 के प्रमुख को क्या बोलते थे, दाऊ। क्या बोलते थे, दाऊ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी काल में प्रत्येक गढ़ में कितने गांव होते थे, है ना। तो गढ़ व्यवस्था
कुल गढ़ कितने? 36, है ना। गढ़ किस में बटा होता था? अभी बताया 12 में। और 12 किस में बटा होता था? आपका ग्राम में। ठीक, ओके। तो एक गढ़ बराबर 7 12 होता था। कितना 12? 7। और एक 12 मतलब 12 ना, तो 12 किस में बटा होता था? ग्राम में, गांव में। तो एक 12 में कितने ग्राम? 12, है ना। तो एक गढ़ में 7 12 और एक 12 में 12 ग्राम। तो एक गढ़ में कितने ग्राम होंगे? तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84। तो ग्राम की संख्या कितनी? 84। तो एक गढ़ में ग्राम कितने? 84। इसलिए गढ़ को 84 भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? 84। क्लियर है, याद रहेगा। तो प्रत्येक गढ़ में कितने गांव? 84, इसलिए उसको क्या बोलते थे? गढ़ को 84 भी कहा जाता था। तो आंसर क्या होगा इसका? D84। क्लियर है, ओके।